साल था 1972। यूगोस्लाविया नाम का देश था जो आज के साइबेरिया, क्रोएशिया और बोस्निया जैसे देश में बढ़ चुका है। उस वक्त वेस्ना नाम की ये लड़की सिर्फ 22 साल की थी। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही सिंपल लड़की थी जिसे बचपन से ही दुनिया घूमने का शौक था। वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी क्योंकि उसे ट्रैवल करना काफी पसंद था। एयर होस्टेस की जॉब से वो दुनिया के अलग अलग शहर देख सकती थी। उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसे जेट यूगोस्लाव एयरलाइन में जॉब मिल गई। 26 जनवरी 1972 का दिन था। ये प्लेन डेनमार्क से यूगोस्लाविया जा रहा था। लड़की काफी एक्साइटेड थी। ये उसके लिए बस एक नॉर्मल ड्यूटी थी, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि ये दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। प्लेन में 28 लोग सवार थे, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर। फ्लाइट नॉर्मल तरीके से उड़ान भरती है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 33,000 फीट की ऊंचाई पर एक काफी जोरदार धमाका हुआ। बाद में पता चला कि किसी टेररिस्ट ग्रुप ने ये बॉम्ब रखा था। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि प्लेन हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया। सोचो, कोई भी इंसान 33,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे तो बचने का सवाल ही नहीं उठता, और वो सीधा जमीन से टकराकर मर जाएगा। लेकिन यहाँ चमत्कार हुआ। पूरे प्लेन में से सिर्फ ये लड़की जिंदा बची। अब तुम सोच रहे होंगे कि आखिर वो कैसे बची। तो स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम ये लड़की पीछे वाले हिस्से में थी। ब्लास्ट के बाद प्लेन के पीछे वाला हिस्सा धीरे धीरे गिरा और गिरते वक्त वो हिस्सा बर्फ के ढके पहाड़ों पर जाकर गिरा। ये लड़की उस हिस्से के अंदर फंसी हुई थी। क्रैश इतना खतरनाक था कि बाकी लोगों की तुरंत मौत हो गई, लेकिन ये लड़की काफी चमत्कारिक तरीके से बच गई। उसकी बॉडी पर कई तरह के चोट के निशान थे। उसकी दोनों टांगे और पसलियां टूट चुकी थी, और यहाँ तक कि उसका स्कल भी फ्रैक्चर हो चुका था, और वो 27 दिन तक कोमा में रही। लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि कोई इंसान इतनी ऊंचाई से गिरकर जिंदा कैसे बच सकता है। हॉस्पिटल में जब उसको होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसने पैसेंजर्स को कॉफी सर्व की थी। ब्लास्ट और क्रैश से रिलेटेड उसे कुछ भी याद नहीं था। शायद उस ब्लास्ट की वजह से उसका दिमाग मेमोरी को ब्लॉक कर चुका था। पर इतना सब होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने कई सर्जरीज करवाई, सालों तक ट्रीटमेंट चला, वो फिर से चलने लगी। सबसे अमेजिंग बात यह है कि उसने खुद को कभी हीरो नहीं माना। जब दुनिया भर के लोग उसे मिरेकल गर्ल और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कहने लगे तो वो बस मुस्कुरा देती थी। वो कहती थी, मैं हीरो नहीं हूँ, बस लकी हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसे ऑफिशियली मान्यता दी, द पर्सन हु सर्वाइव्ड द हाईएस्ट फॉल विदाउट ए पैराशूट। और आज तक ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। इस लड़की की जिंदगी इस हादसे में पूरी तरीके से बदल गई थी। इसके बाद एयरलाइन ने उसे ऑफिस की जॉब ऑफर की ताकि उसे उड़ान ना भरनी पड़े। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा टाउन है जहाँ जमीन के नीचे 60 साल से भी ज्यादा टाइम से आग जल रही है, और वो आग आज तक नहीं बुझी। सुनने में ये चीज अनबिलीवेबल लगती है। ये स्टोरी है सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया की। साल था 1962। सेंट्रेलिया नाम का एक छोटा सा माइनिंग टाउन था अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में। ये टाउन बहुत सिंपल था। यहाँ करीब 1000 से ज्यादा लोग रहते थे। सबकी जिंदगी कोल माइनिंग पर डिपेंड करती थी। कोल ही उनकी रोजी रोटी थी। जमीन के नीचे इतनी बड़ी कोल की परत थी कि पूरा टाउन उसी पर जी रहा था। मई 1962। टाउन के लोगों ने सोचा कि लैंडफिल यानी कचरे का ढेर साफ करना है, और उन्होंने प्लान बनाया कि चलो कचरा जलाकर खत्म कर देते हैं। इसके लिए उन्होंने एक पुराने माइनिंग पिट को चुना। अब ये वही गलती थी जिसने पूरे टाउन की किस्मत बदल दी। कचरा तो जल गया, लेकिन आग उस पिट से कोल तक पहुंच गई, और बस वहीं से शुरू हुई वो आग जो आज तक बुझ नहीं पाई। शुरू में किसी ने आग को सीरियसली नहीं लिया। लोगों को लगा कि छोटी सी आग है, अपने आप बुझ जाएगी। फायर फाइटर्स बुलाए गए। उन्होंने पानी डाला, मिट्टी डाली, केमिकल डाले, लेकिन आग थोड़ी देर दबती और फिर से भड़क उठती। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन ये आग ऐसे ही जलती रही। धीरे धीरे साइंटिस्ट को समझ आया कि ये आग नॉर्मल नहीं है, ये तो अंडरग्राउंड कोल सीम फायर है, और इस तरह की आग सालों नहीं बल्कि सदियों तक जल सकती है। और सेंट्रेलिया में भी यही हुआ। जैसे जैसे टाइम बीता, टाउन के ऊपर अजीब बदलाव दिखने लगे।
कुछ जगहों पर अचानक जमीन बहुत गर्म हो जाती और कुछ जगहों से धुआं निकलने लगता। कभी सड़कें अपने आप फट जाती और उन दरारों से गर्म स्मोक और जहरीली गैस बाहर निकलती। एक 12 साल का बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन धंस गई और वो सीधा एक गहरे गड्ढे में गिरने लगा। उस गड्ढे से धुआं और जहरीली गैस निकल रही थी। अगर टाइम रहते उसके चचेरे भाई ने उसे खींचकर बाहर नहीं निकाला होता तो शायद वो बच्चा बचता ही नहीं। इस हादसे के बाद पूरा अमेरिका इस आग की तरफ ध्यान देने लगा। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि अब लोगों को इस टाउन से निकालना पड़ेगा। इसलिए 1980 में बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर चले गए। सरकार ने उन्हें कंपनसेशन दिया और दूसरी जगह घर बनाने की जगह दी, लेकिन कुछ लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये हमारा घर है, हम यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। आज हालात ये है कि जहाँ कभी सेंट्रेलिया में स्कूल्स, दुकानें और रेस्टोरेंट हुआ करते थे, वो जगह आज वीरान पड़ी है। रोड्स खाली पड़ी हैं, ज्यादातर घर गिरा दिए गए हैं और जो कुछ बचे हैं वो खंडहर जैसे लगते हैं। पहले यहाँ करीब 1000 लोग रहते थे, अब सिर्फ 5 से 6 लोग ऑफिशियली वहाँ रहते हैं। बाकी टाउन पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। और सच में कुछ बुजुर्ग लोग सेंट्रेलिया में तब तक रहे जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई। फ्रीडम टनल नाम सुनकर लगता है कि शायद ये कोई मॉडर्न आर्ट गैलरी होगी या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस, लेकिन असल में ये टनल अंडरग्राउंड ट्रेन ट्रैक्स के लिए बनाई गई थी। सालों पहले इस टनल को बनाया गया था ताकि ट्रेन्स आसानी से शहर के बीच से गुजर सके, लेकिन वक्त बदलता गया, ट्रेन्स की रूट बदल गई और ये टनल धीरे धीरे खाली और सुनसान हो गई। जब कोई जगह खाली और बेकार पड़ी रहती है तो वहाँ लोग अपने अपने तरीके से जिंदगी ढूंढ लेते हैं, और ठीक वही इस टनल के साथ हुआ। 1970 और 80 के दौर में न्यूयॉर्क में बहुत से लोग जिनके पास घर नहीं था वो सड़कों पर रहते थे। पुलिस और सरकार बार बार कोशिश करती थी उन्हें हटाने की, लेकिन घर ना होने की प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। ऐसे में कुछ लोगों ने इन खाली पड़े टनल्स में जाकर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये टनल्स अंडरग्राउंड सिटी बन गई। उनके पास बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, लेकिन उन्होंने टनल्स के अंदर अपने छोटे छोटे घर बना लिए। कोई लकड़ी से दीवार खड़ी करता, कोई प्लास्टिक सीट्स लगाता, किसी ने पुराने फर्नीचर से कमरे बना लिए। अब तुम सोच रहे होंगे इतनी अंधेरी और डरावनी जगह में लोग कैसे रह सकते हैं? तो इसका जवाब है सिक्योरिटी। ऊपर सड़क पर होमलेस लोगों को पुलिस और गैंग्स बार बार परेशान करते थे, लेकिन इस टनल में वो सब एक तरह से इनविजिबल हो गए थे। लेकिन फ्रीडम टनल सिर्फ एक रहने की जगह नहीं थी, यहाँ आर्ट भी पैदा हुई। 1980 और 90 में ग्रिफ्टी आर्टिस्ट ने इस टनल की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। सबसे फेमस आर्टिस्ट थे क्रिस फ्रीडम। उन्हीं के नाम पर इस टनल को फ्रीडम टनल कहा जाने लगा। क्रिस पेप ने इस अंधेरी जगह को एक तरह से अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी बना दिया, जिनमें से कुछ पेंटिंग्स सोशल इशू पर भी थी, कुछ वॉर विक्टिम्स को दिखाती थी और कुछ होमलेस लोगों की जिंदगी को। अब सोचने वाली बात यह है कि ऊपर शहर में लोग आर्ट गैलरीज में जाकर लाखों डॉलर की पेंटिंग्स देखते थे और नीचे इस अंधेरी जगह में एक आर्टिस्ट फ्री में लोगों की जिंदगी और उनके स्ट्रगल्स को दीवारों पर उतार रहा था। धीरे धीरे ये जगह सिर्फ एक शेल्टर नहीं रही बल्कि एक कम्युनिटी बन गई। लेकिन इसके बाद सरकार और अथॉरिटीज को ये सब पसंद नहीं आया। 1990 के शुरुआती दौर में गवर्नमेंट ने इन टनल पर फिर से ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ सैकड़ों होमलेस लोग रह रहे थे। अथॉरिटीज ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की। कई बार पुलिस ने रेड्स की, लोगों के घर तोड़े, उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला, लेकिन होमलेस लोग बार बार वापस आ जाते और आखिरकार 1991 और 92 में गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने टनल से सारे लोगों को हटा दिया। बहुत से लोगों के पास वापस जाने की कोई जगह नहीं थी। कहा जाता है कि कई होमलेस ग्रुप उस वक्त बिखर गए। कुछ लोग सड़कों पर लौट आए और कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन क्रिस पेप का आर्ट अभी भी वहां था। वो पेंटिंग्स अभी भी टनल की दीवारों पर बनी हुई थी और इसके बाद गवर्नमेंट ने उसे हटाने की कोशिश की। कई जगह पेंट करके ढक दिया, लेकिन ये सब करने के बाद भी उनकी कुछ पेंटिंग्स बच गई।
आज के डेट में फ्रीडम टनल न्यूयॉर्क की एक काफी फेमस जगह है। यहाँ पर जाना ऑफिशियली इलीगल है, लेकिन फिर भी फोटोग्राफर्स, ग्राफिटी आर्टिस्ट और एक्सप्लोरर्स यहाँ पर सीक्रेट तरीके से जाते हैं। सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज में लोग अक्सर इसकी फोटोज और स्टोरीज शेयर करते हैं। ये स्टोरी है फ्लाइट 301 की, जो 6 फरवरी 1996 को डोमिनिकन रिपब्लिक से उड़ान भरती है और कुछ ही मिनट्स में 189 लोगों की जान ले लेती है। इस एयरलाइन का काम था अलग अलग देशों में टूरिस्ट को ले जाना। तो जब ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर जा रही थी तो इसके बीच में एक स्टॉप होना था जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर। प्लेन था बोइंग 757-200। इसमें 176 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे, जो कि ज्यादातर जर्मन टूरिस्ट थे जो कि अपनी वेकेशंस के बाद वापस लौट रहे थे। 6 फरवरी की रात लगभग 11:42 पर प्लेन ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, वेदर एकदम साफ था, विजिबिलिटी भी क्लियर थी। पायलट्स कॉकपिट में रूटीन चेक कर रहे थे, लेकिन दिक्कत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। प्रॉब्लम थी एयर स्पीड इंडिकेटर की। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो पायलट को बताता है कि प्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा है। बोइंग 757 में 3 एयर स्पीड इंडिकेटर्स होते हैं, कैप्टन का, फर्स्ट ऑफिसर का और एक स्टैंड बाई सिस्टम। तो प्रॉब्लम ये थी कि कैप्टन का एयर स्पीड इंडिकेटर गलत रीडिंग दिखा रहा था। जब प्लेन रनवे से उठा तो कैप्टन की स्क्रीन पर स्पीड नॉर्मल से ज्यादा दिख रही थी, जबकि फर्स्ट ऑफिसर की स्क्रीन पर स्पीड सही दिख रही थी। मतलब कॉकपिट में दोनों पायलट की स्क्रीन पर अलग अलग नंबर्स आ रहे थे और इसीलिए वहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई। कैप्टन को लगा कि प्लेन ओवर स्पीड कर रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स बाद ऑटो पायलट ऑन किया गया और ऑटो पायलट ने कैप्टन के फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब प्लेन ऑटोमेटिकली उसी गलत डेटा के हिसाब से एडजस्ट होने लगा। कुछ ही देर बाद प्लेन ने वार्निंग दी, ओवर स्पीड, ओवर स्पीड। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे और कैप्टन घबरा गया। उसे लगा कि प्लेन बहुत तेज उड़ रहा है और इसी वजह से उसने थ्रोटल कम कर दिया, यानी इंजन की पावर घटा दी। लेकिन असल में प्लेन ओवर स्पीड नहीं कर रहा था, बल्कि नॉर्मल स्पीड पर था। थ्रोटल कम करने की वजह से प्लेन की रियल स्पीड काफी खतरनाक लग रही थी। अब दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर बार बार कह रहा था कि उसकी स्क्रीन पर स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कैप्टन को अपनी स्क्रीन पर ओवर स्पीड दिख रही थी और उस पायलट का एक्सपीरियंस ज्यादा था, तो उसने अपनी रीडिंग पर भरोसा किया। धीरे धीरे सिचुएशन खराब हो गई। प्लेन का एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई घटने लगी और ये सब चीज देखकर पायलट काफी ज्यादा प्रेशर में आ गए और कुछ ही मिनट्स में प्लेन ने कंट्रोल खो दिया और अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गया। 176 पैसेंजर्स और 13 क्रू, सभी 189 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्रॉब्लम की जड़ थी पाइटोट ट्यूब। इस दौरान एक पाइटोट ट्यूब में एक कीड़े ने घोंसला बना लिया था। उस ब्लॉकेज की वजह से एयर स्पीड इंडिकेटर ने गलत रीडिंग देना शुरू कर दिया। मतलब कि एक छोटे कीड़े की वजह से 189 लोगों की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि अगर पायलट्स ने क्रॉस चेक किया होता, मतलब तीनों एयर स्पीड इंडिकेटर्स को कंपेयर किया होता, तो उन्हें तुरंत समझ आ जाता कि कैप्टन का इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। लेकिन उस वक्त कंफ्यूजन, अलार्म और ह्यूमन एरर की वजह से सही डिसीजन नहीं लिया जा सका। एक और बात सामने आई, क्रू में ट्रेनिंग गैप्स थे। पायलट को इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स फेलियर की सिचुएशन में सही प्रोसीजर फॉलो नहीं कराया गया था। अगर उन पायलट को इस तरीके की सिचुएशन को सिखाया जाता तो शायद वे प्लेन को बचा सकते थे। इस क्रैश के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने पाइटोट ट्यूब मेंटेनेंस को लेकर नए सेफ्टी रूल बनाए। एयरलाइन को ऑर्डर दिया गया कि पार्क्ड एयरक्राफ्ट के सेंसर को हमेशा कवर किया जाए ताकि कीड़े मकोड़े या धूल के पार्टिकल्स उसे ब्लॉक न कर पाए। क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसी बैंक रॉबरी भी हुई थी जो आज तक सबसे बड़ी बैंक रॉबरी मानी जाती है। इस रॉबरी में इतना पैसा चुराया गया था कि इसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये रॉबरी थी द सेंट्रल बैंक ऑफ इराक हाइस्ट। ये रॉबरी एक सिंपल क्राइम नहीं था, बल्कि एक
प्लान्ड ऑपरेशन था। 2003 में इराक में युद्ध का माहौल था। उस टाइम इराक में सद्दाम हुसैन का शासन था। यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक पर हमला किया। ऐसे में इराक की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसी टाइम सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में एक बड़ी रॉबरी हुई। इसमें लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का नकद चुराया गया और ये अमाउंट इतना बड़ा था कि इसे पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बैंक रॉबरीज में गिना जाता है। तो दरअसल बात ये थी कि 2003 में इराक में वॉर की वजह से सिक्योरिटी काफी कमजोर थी। बैंक रॉबरीज के पीछे एक केयरफुली प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। चोरों ने बैंक की सिक्योरिटी को बाईपास किया और वोल्ट तक पहुंच गए। वोल्ट में काफी बड़ी मात्रा में कैश रखा था, ज्यादातर डॉलर और इराक करेंसी। ये पैसा सद्दाम हुसैन के रिजर्व में रखा हुआ था। रॉबरी बहुत अलग तरीके से हुई। चोरों ने अपनी प्लानिंग में काफी महीने लगाए थे और इस काम को करने के लिए उन्होंने इनसाइडर्स की मदद ली और बैंक की डेली रूटीन के बारे में जानकारी हासिल की। जब ये रॉबरी हुई तो इराक में सिचुएशन काफी गंभीर थी और इसी वजह से तुरंत किसी को पता नहीं चला। चोर आसानी से लाखों डॉलर निकालकर बाहर निकल गए। 2003 में इराक में युद्ध चल रहा था। सिक्योरिटी फोर्स डिस्ट्रैक्टेड थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से प्रभावित था और चोरों के लिए यही टाइम सबसे अच्छा था। और इसके बाद चोरों ने अपने काम को अंजाम दिया और पैसा लेकर भाग गए। बैंक रॉबरी के तुरंत बाद ये पता लगाना मुश्किल था कि पैसा कहाँ है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये रॉबरी पॉलिटिकली कराई गई थी और इसका मकसद सद्दाम हुसैन के फंड्स को गायब करना था। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट नहीं थी, ये इराक के पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल चीज से जुड़ा था। 2003 में इराक पर हमला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुद्दा था। सद्दाम हुसैन के खिलाफ सैंक्शन और युद्ध चल रहे थे। ऐसे टाइम में इस रॉबरी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रॉबरी सद्दाम हुसैन के खुद के ऑर्डर पर हुई थी ताकि वॉर के दौरान अपने एसेट्स को सुरक्षित रखा जा सके। इस रॉबरी के बाद इंटरनेशनल और इराक की अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन वॉर कंडीशंस में इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल थी। क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक ऐसा स्टॉर्म आया था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी? ये स्टॉर्म था द 1970 भोला साइक्लोन। इसे इतिहास का सबसे डेडली और डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म माना जाता है। ये स्टॉर्म बांग्लादेश मतलब कि तब के ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के कोस्टल एरियाज में आया था। इसने केवल हवा और बारिश ही नहीं बल्कि बहुत बड़े ह्यूमन ट्रेजेडी को जन्म दिया। ये नॉर्थ इंडिया ओशन में बना था और बहुत जल्दी बड़ा होता गया। इसे कैटेगरी 3 का साइक्लोन माना गया। इसकी ताकत इतनी थी कि यह पूरा मौसम बदल सकता था। इस स्टॉर्म के साथ बहुत तेज विंड्स और भारी बारिश आई। इसकी स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और डेडली नेचुरल डिजास्टर था। साइक्लोन के साथ काफी बड़े टाइड वेव्स भी आए जो कई गांवों और शहरों को पूरी तरीके से बर्बाद कर गए। लगभग 10 लाख लोगों की लाइफ इस स्टॉर्म में खो गई। लाखों लोग बेघर हो गए। गांव, खेत, घर और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बर्बाद हो गया। हजारों लोग भूख, डिजीज और पानी की कमी से पीड़ित हो गए। इंडिया के कुछ कोस्टल एरियाज में भी इस साइक्लोन का असर देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह साइक्लोन एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान में सरकारी रेस्पॉन्सिबल और राहत कार्य काफी स्लो था। इस वजह से लोग सरकार पर नाराज हो गए। 1971 में बांग्लादेश के बनने में इसका एक बड़ा योगदान माना जाता है। इस साइक्लोन के बाद रिलीफ एफर्ट्स शुरू हुए, लेकिन इतने बड़े डिजास्टर में मदद पहुंचाना आसान नहीं था। कई देशों ने लोगों की मदद की। यूनाइटेड नेशंस और कई एनजीओज ने राहत कार्य में हेल्प की, लेकिन उस टाइम कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा ना होने की वजह से ये काम काफी स्लो लेवल पर हो रहा था। हजारों लोग काफी टाइम तक बुरी हालत में रहे। इस साइक्लोन में लगभग 10 लाख लोग मारे गए और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डेडली साइक्लोन था। इस स्टॉर्म ने लगभग 50,000 किलोमीटर का एरिया प्रभावित किया। ये साइक्लोन इतना ताकतवर था कि इसके हवा की स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। 1970 का ये साइक्लोन हमें याद दिलाता है कि नेचर कितना ताकतवर होता है।